नाज़रीन, ये है रेड लाइन। आज पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने नैब तरमीम केस के अंदर जो रिमार्क्स दिए उनके ऊपर बड़ी बहस चल निकली है। लुब्बे लबाब ये है कि चीफ साहब ने फरमाया, जिस तरह खबरों में रिपोर्ट हुआ कि मुल्क में तमाम मसाइल का हल अवाम के फैसले से ही मुमकिन है, तो उन्होंने वही स्टैंस लिया ज़ाहिरन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लिया हुआ है। ये भी उसके अंदर कहा गया कि मौजूदा पार्लियामेंट को दानिस्ता तौर पर नामुकम्मल रखा गया, कानून साजी भी मुतनाज़ा हो रही है। इस मामले पर हम बात करेंगे राना सनाउल्लाह खान साहब से, वफाकी वज़ीर दाखिला हैं। इसी प्रोग्राम में नाज़रीन हम शेख रशीद की बिप्ता भी डिस्कस करेंगे। शेख रशीद ने कहा है कि उन पर दबाव डाला जा रहा है कि एक नई पार्टी बनाएं, और उन्होंने वादा किया कि इमरान खान को वो नहीं छोड़ेंगे। हालांकि इमरान खान ने उनके बारे में शायद एक ट्वीट ही किया, कोई ख़ास बयान जारी नहीं किया। बहरहाल शेख रशीद साहब की बिप्ता का तज्जिया करते हुए ये भी देखेंगे कि जो गलाजत के अंबार हैं सियासत के अंदर, जो हर फर्द उगलता हुआ नज़र आ रहा है, उसके ऊपर कोई बंद बांधा जा सकता है या नहीं। शेख रशीद के वकील नईम हैदर हमारे पास मौजूद होंगे। सना बुच्चा और सादिया अफजाल भी इस हिस्से में हमें ज्वाइन करेंगी। ट्रेंडिंग में हम आपको फेक न्यूज़ और PSL प्रोटोकॉल का भी जिक्र करेंगे और उसके ऊपर हम आपको अपनी राय से भी आगाह करेंगे। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। राना साहब, आपने चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स तो सुन लिए होंगे। रिमार्क्स तो ज़ाहिर जजेस देते रहते हैं, लेकिन लगता ये है कि आपकी हुकूमत का ये स्टैंस कि इंतखाबात जो हैं इकट्ठे होने चाहिए, अब अदालत के अंदर भी वही आवाज़ें गूंज रही हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल इसरार कर रही है। मैं ज़रा आपका व्यू जानना चाहूँगा इस पर। देखें, चीफ जस्टिस साहब ने जो बात की है, मैं समझता हूँ कि जो केस उनके सामने समाअत के लिए मौजूद था उससे बिल्कुल गैर मुतल्लक है, और ये रिमार्क्स उनके जो हैं वो यानी इस वक्त मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उससे जो है वो उनका जो है वो तल्लक जो है वो बनता है। और चीफ जस्टिस साहब को अव्वल तो ये है कि उनके ये मनसब का तकाज़ा है कि वो इस किस्म के रिमार्क्स ना दें, लेकिन अगर उन्होंने यानी रिमार्क्स देने हैं तो फिर दोनों फ़रीक़ैन को सुने। वो इस सूरत हाल का सो मोटो नोटिस ले लें, आइन उसको इजाज़त देता है। वो हमें भी सुने और दूसरे फ़रीक़ को भी सुने, और उसके बाद फिर फ़ैसला दें। सुप्रीम कोर्ट का काम फ़ैसला देना है। सुप्रीम कोर्ट का काम जो है वो यानी ब्रेकिंग न्यूज़ जारी करना या जो है वो ख़बर जारी करना नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इससे पहले भी ऐसे होता रहा है, और जो साहिबान इस आला मनसब पे बैठ के इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहे हैं, तो आज उसके बाद आपके इल्म में है कि फिर उनके मुतल्लक जो है वो क्या कहा जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक बहुत ही आला पाए के जज, बेहतरीन मुनसब और बहुत अच्छे इंसान हैं। तो उन्हें ये चाहिए कि वो अपने इस ओहदे की पासदारी करते हुए अगर उन्हें कोई चीज़ गलत नज़र आ रही है तो बिस्मिल्लाह वो सो मोटो नोटिस दें, हमें भी बुलाएं, दूसरे फ़रीक़ को भी बुलाएं और उसके ऊपर फ़ैसला दें उस सुप्रीम कोर्ट के। लेकिन सियासी तौर पर राना साहब, कलामी सियासी तौर पर जो माहौल बन गया है उसमें आपकी जमात की तरफ से ये इसरार के पंजाब के अंदर इंतखाबात जो हैं वो कौमी असम्बली के साथ होने चाहिए, गवर्नर साहब की तरफ से मुसलसल इज्तनाब बरतना, इलेक्शन की डेट देना, फिर KP के गवर्नर की तरफ से भी यही रवैया, तो और आप आइन की जो ज़मीन है उसको बहुत ज़्यादा आपने कमज़ोर कर दिया है। मसलन आप जब इस किस्म की सूरत हाल सियासी तौर पर बनाएंगे तो फिर ज़ाहिर जज साहबान भी बात करेंगे, उनका दिफा नहीं है, लेकिन एक माहौल बना हुआ है पाकिस्तान में जिसमें लगता है कि आपके स्टैंस में कोई जान नहीं। ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है। इस मुल्क का मफाद, इस कौम का मफाद जो है वो इसके बरक्स है। ये चीफ जस्टिस साहब जो है वो, मैं क्यों ये कह रहा हूँ कि चीफ जस्टिस साहब समाअत फरमाएँ, मामला ये है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन की एक बुनियाद है जनरल इलेक्शन से मुतल्लक, और वो बुनियाद जो है वो पाकिस्तान के हालात और पाकिस्तान के असरे हाज़र के और सूरत हाल के तकाज़ों के मुताबिक है।
हिंदुस्तान में तो कोई केयर टेकर सेटअप नहीं आता और बहुत सारे मुल्कों में कोई केयर टेकर सेटअप नहीं आता, लेकिन पाकिस्तान में केयर टेकर का सेटअप जो है वो लेजिस्लेटर्स ने आइन में इसलिए जो है वो उसको रखा या उसको जो है वो इनकॉर्पोरेट किया, क्योंकि पाकिस्तान में अगर इन केयर टेकर सेटअप ना हो तो पाकिस्तान में इलेक्शन जो है उनको फ्री और फेयर ना तो उनका होना भी मुश्किल, और अगर हो भी जाए तो उनको कोई तस्लीम नहीं करता। इस मकसद के लिए आइन ने ये बात जो है वो मैंडेट की है कि जब जनरल इलेक्शन होगा तो देयर वुड बी ए केयर टेकर सेटअप। उस केयर टेकर सेटअप के इख्तियारात और उस केयर टेकर सेटअप के सारे खदोखाल जो हैं वो आइन और उसके बाद रूल्स में मौजूद। लेकिन उसकी मुद्दत का तयन भी तो है ना जी, अब वो केयर टेकर सेटअप 6 महीने के लिए तो नहीं जा सकता ना, मुद्दत का भी तो तयन है ना। नहीं, तुम नहीं सुन लेना, मुद्दत का अगर तयन है तो इस बात का भी तयन है कि केयर टेकर सेटअप होना चाहिए। ये भी तो आइन में लिखा है ना, ये को हम अपने पास से तो बात नहीं कह रहे। आप मुझे बताएं कि अगर पंजाब में और KPK में इलेक्शन होता है तो फिर ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ले इस बात की कॉग्निजेंस और कौमी असम्बली को और बलूचिस्तान और सिंध असम्बली को तोड़ दे, और तोड़ के जो है वो इलेक्शन जो है वो उसके जो तकाजे हैं फ्री और फेयर के, उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन को कहे कि वो करवाए। आज अगर पंजाब में और KPK में इलेक्शन होता है और केयर टेकर सेटअप नहीं है, ना मरकज़ में, ना पंजाब, ना बलूचिस्तान में, ना सिंध में, उस इलेक्शन के रिज़ल्ट को कौन तस्लीम करेगा जी? कोई नहीं तस्लीम करेगा। लेकिन अनवर साहब इसका ये जवाब भी तो नहीं है ना कि हारेगा वो नहीं करेगा। केयर टेकर सेटअप को आईनी मुद्दत से ज़्यादा ये बात सुन लेना, तलत साहब नहीं तलत साहब, मामला ये है कि ये मेरी अर्ज़ सुन लें, और अगर ऐसा होता है तो उसके बाद फिर ये मुल्क कहाँ जाएगा? यानी सियासी तौर पे अफरा तफरी, सियासी तौर पे जो है वो अनारकी का शिकार होगा, और उसके बाद फिर जनरल इलेक्शन आ जाएगा। जनरल इलेक्शन में जब पंजाब में केयर टेकर सेटअप नहीं होगा तो फिर इलेक्शन कैसा होगा? आप खुद ही बता दें। KPK में कैसा होगा? तो ये पाकिस्तान को मुस्तकिल एक अनारकी और एक फितने और एक अफरा तफरी के सपुर्द करने वाला मामला है, और ये कोई मुल्क दुश्मनी जो है वो इसका हिस्सा बन सकता है। और मैं समझता हूँ कि इसके पीछे अगर कोई साजिश जो है वो उन लोगों में नहीं है जो इसका हिस्सा है, तो उनके पीछे कोई ना कोई साजिश जो है वो ज़रूर कार फरमा है। इसलिए इस बात के ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, इलेक्शन कमीशन को और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जो है वो गौर खौज करना चाहिए और उसके ऊपर अपना वो फैसला दें, ताकि कल को अगर हालात ऐसे होते हैं जिस तरह से मैंने बात की है तो फिर ज़िम्मेदारी तो कोई ले ना, ज़िम्मेदारी लें और करवा दें इलेक्शन। हमने तो हिफ्ज़ मातकद्दम के तौर पे तैयारी शुरू की हुई है। हम इलेक्शन की, मैं बहावलपुर या मुल्तान या मरियम नवाज़ साहबा जो है वो पूरे मुल्क में जो निकली हुई हैं, तो वो किस मकसद के लिए, को लोगों से मिलने मिलाने के लिए तो नहीं निकली, वो इलेक्शन के लिए निकली। हम इलेक्शन के लिए की तैयारी कर रहे हैं। हमें कोई ऐसा मामला नहीं, चाहे 2 माह बाद हो जाए, चाहे अक्टूबर में हो जाए, लेकिन हो उस तरह से जो आइन में जो स्कीम दी गई है उसके मुताबिक हो, वरना इन इलेक्शन को और इनके रिजल्ट को कोई नहीं मानेगा। ओके, मैं ब्रेक में जाता हूँ। ब्रेक के बाद आपने जो ये जो तज्जिया किया सियासी तौर पर, इसका एक और नुक्ता भी आपके सामने रखूँगा और चाहूँगा कि उसके ऊपर भी रिफ्लेक्ट करें ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, हमारे पास राना सनाउल्लाह खान मौजूद हैं, वफाकी वज़ीर दाखिला। तो राना साहब, आप जो फरमा रहे हैं उसका फिर आप इंतज़ामी तौर पर फिर हमें बताएं कि आपकी पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि एक ऑड सिचुएशन तो है, और उस ऑड सिचुएशन में अगर आप इंतखाबात 2 सूबों में कराते हैं और बाकी जगह पर नहीं करवाते, तो इन इंतखाबात के बारे में आपके ख्याल में इनकी सेहत के ऊपर उंगली उठाई जाएगी और आने वाले इंतखाबात के अंदर भी हड़बौंग बाकी रहेगा? अगर हम ये मान लें तो फिर बीच का रास्ता क्या है कि ये जो केयर टेकर सेटअप है इसको आपको एक्सटेंड करना होगा ना, जिसकी आइन में गुंजाइश नहीं है। वो फिर मामला कोर्ट के पास जाएगा और कोर्ट के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं, आपके सामने हैं, तो जाना तो कोर्ट के पास ही है ना, क्योंकि आइन में इसका जवाब नहीं है कि केयर टेकर को हम 90 दिन से आगे ले जा सकते हैं इन्हें। तलत साहब, आइन में अगर इस दिन का इस बात का जवाब नहीं है तो इस बात का भी जवाब नहीं है कि केयर टेकर सेटअप के बगैर फ्री फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता। इस बात का भी जवाब नहीं है कि इलेक्शन जो है वो फ्री और फेयर होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो कंडक्ट करवाए, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए
जो भी कानूनी तौर पे उसे करना पड़े वो जो है उसको करे। मामला ये है कि जब असम्बलियों की मुद्दत 5 साल है, 2 असम्बलियों को ज़बरदस्ती दौंस के साथ जो है ज़िद के साथ, हट धर्मी के साथ मुल्क में इंतशार पैदा करने की खातर, फितना लाने की खातर क्यों तोड़ा गया? क्या इस बात का जवाब किसी के पास है? ये आदमी जो इस मुल्क में इंतकाम की सियासत करना चाहता है, जो ये कहता है कि मैं अपने मुखालफिन के साथ बैठने से पहले बेहतर है कि मैं मर जाऊँ, जो ये कहता रहा है कि कम से कम मुझे अगर इख्तियार हो तो मैं 500 लोगों को फांसी दे दूँ, जो ये अज़म रखता है कि वो आएगा तो वो अपने मुखालफिन को जो है वो इस मुल्क में जीने नहीं देगा। आपका क्या ख्याल है कि इस मुल्क में ये इलेक्शन जो है ये कोई इतना सादा इलेक्शन होगा? जिस तरह से इस मुल्क में पहले इलेक्शन होते रहे हैं, हमें नहीं मालूम कि ये आदमी जो है ये किस कमाश का है, इसके क्या इरादे हैं। तो मामला ये है कि ये जो होने जा रहा है इसमें अगर फ्री और फेयर और सब के लिए इक्वल चांस का मौका ना हुआ तो ये इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के रिज़ल्ट के बाद भी जो है ये ऐसे हालात में इस मुल्क को ले जाएगा कि मैं अब ये बात अपने मुंह से कहना जो है वो नौज़ बिल्ला कि ये मुल्क जो है ऐसी सूरत हाल से दो चार हो जाएगा कि इस मुल्क में खाना जंगी और उस फितने और फसाद जैसे हालात पैदा हो जाएंगे जिनके लिए इमरान खान कोशिश कर रहा है, मेहनत कर रहा है, मुहिम जोई कर रहा है, कैंपेन कर रहा है कि ये मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाए, ये मुल्क जो है ये अफरा तफरी और अनारकी का शिकार हो जाए। तो फिर अगर इस आदमी लेकिन राना साहब अगर इमरान खान इस तरह से पूरा कर बात तो ये हमारे सर तो ना पड़े, ना भी मानी ये जाए। जिस किसी ने जिम्मेदारी लेनी है वो ले। तो अगर इंतखाबात अपने वक्त पर भी हो जाएं और इकट्ठे भी हो जाएं तो मामला तो यही रहेगा, ये वही इमरान खान रहेगा, आपका व्यू भी उसके बारे में वही रहेगा, इंतखाबात भी वही होंगे, फ्री एंड फेयर भी नहीं होंगे क्योंकि किसी ने मानना ही नहीं है नतीजा। तो फ़र्क क्या पड़ेगा राना साहब? तो फिर तलत साहब बात ये है कि इस सियासत से रवादारी को, एहतराम को किसने जो है वो ख़त्म किया है? कौन है जो ये कहता है कि मेरे अलावा बाकी सारे चोर हैं, डाकू हैं, इन सब को जो है वो ख़त्म कर देना चाहिए? कौन है जो जिसने सियासत को, सियासी मुखालफत को, इख्तलाफ राय को दुश्मनी में जो है वो तब्दील किया है? तो अब अगर ऐसा किया है तो फिर इसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो फिर जो है वो ये कौम को और मुल्क को जो है वो भुगतने पड़ेंगे। तो आप ये मान रहे हैं कि इंतखाबात भले इकट्ठे हों, हमने तो पौने 4 साल पहले हों या देर से हो, नतीजा वही निकलना कोशिश की है। देखें, इसमें यह है कि अगर केयर टेकर सेटअप होगा और केयर टेकर सेटअप इतना मजबूत होगा कि वो फ्री और फेयर इलेक्शन को मैनेज और मुमकिन कर देगा तो फिर हो सकता है कि फिर मुल्क जो है वो इस बहरान से बच जाए जिस बहरान की तरफ इमरान खान जो है वो इस मुल्क को ले जाने के लिए पिछले 8 माह से बिलखसूस और 2014 से बिलमूम जो है वो कोशिश कर रहा है। उसका एजेंडा ही ये है। राना साहब जिस तरह का केयर टेकर आपने पंजाब में लगाया है ना, आपने एक केयर टेकर पंजाब में लगाया ना आधे पाकिस्तान के अंदर, उससे तो मुझे कोई उम्मीद नहीं लगती कि बड़ा कोई तगड़ा केयर टेकर आएगा। वो डंग टपाउ केयर टेकर ही आपने लगवाना है मरकज़ के अंदर भी, या तो पंजाब ने आपने कोई बड़ी आला मिसाल कायम की जी। हमने नहीं, सुन लें तलत साहब, आपको पूरी खबर है, लेकिन अब आप मेरे ज़ुम्मे अगर ये लगाना चाहते हैं या हमारे ज़ुम्मे लगाना चाहते हैं, पंजाब का केयर टेकर सेटअप हमने नहीं लगाया। ये केयर टेकर सेटअप जो है वो इलेक्शन कमीशन ने लगाया है और फ्री और फेयर नाम तो आपने दिया था ना, PMLN की या राना सनाउल्लाह की जिम्मेदारी नहीं है। ये जिम्मेदारी जो है ये अपना इलेक्शन कमीशन की है। लेकिन राना साहब नाम तो आपने दिया था ना कि नहीं? नहीं, नाम जो है वो नाम कोई एक नाम तो नहीं था, 4 नाम थे, जो उसमें से इलेक्शन कमीशन ने जिसको बेहतर समझा उसको लगा दिया। तो आपने फिर इसी किस्म के नाम मरकज़ में भी देने हैं, इसी किस्म के नाम सिंध में भी आएंगे, इसी किस्म के नाम बलोचिस्तान में आएंगे। तो अगर आप इस किस्म के अज्जा रखेंगे तो हांडी तो ऐसी बनेगी ना जैसी बनती है।
देखें, मुझे अपना इल्म है कि इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में जो है वो तमाम ट्रांसफ़र पोस्टिंग के ऊपर पाबंदी ऐद कर दी। पंजाब हुकूमत जो है वो किसी भी पोस्टिंग ट्रांसफ़र के लिए जो है वो प्रपोज़ल बना के इलेक्शन कमीशन को भेजती है। इलेक्शन कमीशन की अप्रूवल के बाद जो है वो बंदे जो है वो तैनात होते हैं, और अगर इलेक्शन कमीशन का चुनाव ठीक होगा या आगे भी मरकज़ में बाकी सूबों में ठीक होगा और इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियारात हासिल हैं, तो फिर एक चीफ़ मिनिस्टर ने तो पूरे सूबे में इंतज़ामी अमूर को जो है वो नहीं चलाना होता या तय करना होता, और उसमें जो है वो एक पूरी इंतज़ामी एक स्ट्रक्चर होता है। तो वो जैसा होगा उसके मुताबिक जो है वो मामलात जो है वो आगे चलेंगे। और मेरा ये ख़्याल है कि इलेक्शन कमीशन ने जो अपनी ग्रिप को इतना स्ट्रॉन्ग किया है, तो मुझे तो इससे बड़ी उम्मीद है कि वो इस बात को यकीनी बनाएंगे कि तमाम इंतज़ामी मशीनरी जो है वो उनको जो है वो जवाबदेह हो, और इलेक्शन कमीशन की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनके ऊपर जो है वो पूरी तरह से अमल करें। चलिए, हमें इस पर भी चलते चलते ये बता देंगे, इमरान खान ने अपने एक और मुबैना कत्ल की साजिश के बारे में बात की है, बताया कि वज़ीरिस्तान के अंदर से 2 बंदे उनको पैसे भी दिए हैं, क्योंकि आप इंटीरियर मिनिस्टर हैं, आपके पास सारी मालूमात आती हैं इकट्ठी होकर। आप ज़रा बताएं कि आपका उसके ऊपर स्टैंस क्या है, कि आपने इसकी तहकीक करवाई या आपने इसको कह दिया ये पहले जैसे बयानात हैं, कोई काम करवाया इसके ऊपर कि नहीं? तलत साहब, ये इतने झूठे और फ्रॉडिये हैं कि इनको झूठ और फ्रॉड के अलावा और कोई काम नहीं है। ये शेख रशीद भी जो बातें कर रहा है बिल्कुल झूठ, अपने पास से बनावटी पार्टी बनाने का कहा जा रहा है। इसको इसकी औकात क्या है? कुछ नहीं इसको कहा जा रहा। इमरान खान वो देखें, वो जो उसने अपनी टांग पे प्लस्तर चढ़ाया हुआ है, अब इतना फ्रॉड, 3 माह में तो फ्रैक्चर जो है वो ठीक हो जाता है, तो इसके जो है वो छर्रा लगा हुआ, तो अभी तक ये जो है वो ठीक नहीं हुआ। कोई इसकी साजिश नहीं कर रहा, किसी ने कोई साजिश नहीं की, कोई इसके पास एविडेंस नहीं है। इसने 3 साल से जो है वो घड़ी है बताया है। आप मुझे बताएं कि कोई एक अपना पीस ऑफ एविडेंस, कोई एक इसने पेश किया हो कि जी ये मेरे पास गवाह है, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट है, ये मेरे पास ऑडियो है, ये मेरे पास वीडियो है, ये मेरे पास बंदा है जिसके सामने बात हुई है और ये मेरे ख़िलाफ़ जो है वो साजिश हुई है। खुद ही कहानी बना के जो है वो जारी कर देता है, और उसके बाद जो है वो फिर उसके ऊपर जो है वो झूठ बोलता रहता है। लेकिन मैं एक बात आपको कह दूं कि जिस कत्ल होने से पहले जो है वो FIR दर्ज हो जाए, उसे करना जो है वो फिर हर किसी के लिए बड़ा आसान होता है, क्योंकि ज़िम्मेदारी तो फ़िक्स हो जाती है ना, तो फिर जो भी करेगा उसके ऊपर तो कोई ज़िम्मेदारी नहीं आएगी। तो इससे कोई खुदा ना खास्ता कोई इससे फ़ायदा ना उठाए। इसे चाहिए कि ये अपने कत्ल से पहले अपने कत्ल की FIR जो है ना, ये हर बार, 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, अब ये 3री बार हो गया, अब ये यहाँ पे आके रुक जाए। ये चीज़ जो है ये बड़ी ही ख़तरनाक है। इससे कोई गैर मुल्की एजेंसी भी फ़ायदा उठा सकती है कि चलो इल्ज़ाम तो इसने लगा ही दिया है, ये काम कर दो, उसके बाद फिर एक पार्टी एक तरफ, दूसरी जिसके ऊपर इल्ज़ाम है दूसरी तरफ, और वो अनारकी और वो अफरा तफरी जो इस मुल्क में पैदा करना किसी का जो है वो मतमा नज़र है या किसी का एजेंडा है, तो बस ठीक है, इतने काम से जो है वो सारा काम हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो हैं ये इंतहाई अहमकाना हैं जो ये फरमा रहे हैं, और जिसकी ये प्रोपागेशन इतनी कर रहे हैं, इतनी प्रोपागेशन कर रहे हैं कि ये रोज़ आए रोज़ ये बात करना जो है ये इंतहाई ख़तरनाक है। राना साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया। इराक़ी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान हमें बता रहे थे कि इंतखाबात क्यों उनके ख़्याल में तमाम के तमाम एक ही वक्त पर होने चाहिए। इमरान खान के ऊपर जो ये खौफदारी है कि उनको कत्ल करने की साजिश हो रही है, उसके ऊपर भी अपनी राय का उन्होंने इजहार किया। हम प्रोग्राम के अगले हिस्से में नाज़रीन शेख रशीद के हवाले से बात कर रहे होंगे, और ये जो पकड़ धकड़ का सिलसिला है इसको तज्ज़िया निगार और शेख रशीद के लॉयर कैसे देखते हैं।
तो बात करते हैं शेख रशीद साहब के बयान की, जिसके अंदर उन्होंने ना सिर्फ ये बताया कि उनको ज़हनी और सियासी दबाव का शिकार बनाया जा रहा है, बल्कि उन्होंने ये भी वादा किया कि वो इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे। इल्ज़ाम उन्होंने ये लगाया कि एक नई पार्टी की तश्कील की जा रही है, कोई पैट्रियट्स टाइप पार्टी जो है वो बनाई जा रही है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर से एक पार्टी काव की गई थी पैट्रियट्स के नाम से, और सबको पता था कि पार्टी किसने बनाई। तो शेख रशीद साहब के ये बयानात और साथ पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी है, इस पर हम ज़रा बात करना चाहेंगे। हमें सना बुच्चा ने ज्वाइन किया है, सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार, उनका बहुत शुक्रिया। स्टूडियो में सादिया अफजाल मौजूद हैं, सहाफ़ी तज़कियाकार, और नईम हैदर साहब मौजूद हैं जो शेख रशीद साहब से को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। इमरान खान साहब के भी लॉयर हैं और शेख रशीद साहब से वो मिल के आए और आज उन्होंने कहा कि वो बड़ी हाई स्पिरिट्स में है। तो नईम साहब, अगर मैं आपसे आगाज़ करूँ, शेख रशीद साहब को ये क्यों लगता है कि उनके ज़रिए कोई नई पार्टी बनवाई जा रही, इसकी क्या वजह? मेरा इस हवाले से जो मौक़िफ़ है वो ये है कि मेरी जो पहली मुलाकात हुई थी शेख रशीद साहब से, वो थाना सेक्रेटेरिएट के अंदर हुई थी, और उस मुलाकात में उन्होंने मुझे 5 नाम बताए। बाद में जब कोर्ट में पेश हुए तो एक नाम और भी उन्होंने बताया कि ये 6 लोग मुझे मरवाना चाहते हैं, और मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम इन्होंने लगाया वो सरासर बेबुनियाद, और जो इन्वेस्टिगेशन के लिए ये रिमांड मांग रहे हैं, ये सारी सियासी सूरत हाल है। नहीं, सियासी लोग हैं जिनका नाम जी ठीक सियासी लोग हैं जी, और अपारा पिंडी से तो कोई ताल्लुक नहीं जी, इस तरह से मुझे नहीं बताया। उन्होंने कहा कि सियासी लोग, लेकिन कल एक उन्होंने मुझे कोर्ट के अंदर कहा कि कोई ऐसी जगह पे ले गए मुझे जहाँ पे जो है मुझे सिर्फ यही कहा गया है कि आप शेख रशीद साहब इमरान खान को कब छोड़ रहे हो। तो ये कौन लोग थे? उन्होंने आपको ये बताया? नहीं, उन्होंने नहीं बताया। मैंने पूछा, मैंने कहा आप बताएं कि ये कौन लोग हैं जो आपसे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो कहते हैं मुझसे और कोई सवालात नहीं, केस के हवाले से पूछ रहे हैं, या व्हाट्सएप का कोड मांगते हैं, या फिर कहते हैं जी कि आप बताएं कि आपके ट्विटर के ऊपर। व्हाट्सएप का कौन सा कोड होता है? मोबाइल का जी, फोन का पासकोड होगा। अच्छा, वो तो 8वीं जमात का बच्चा भी उसको खोल लेता है। मतलब ये कि ये ज़रा शेख साहब, मैं वैसे जानना चाह रहा हूँ विदाउट बिलिटलिंग व्हाट इज़ गोइंग थ्रू, वाक़तन आपका ख्याल है कि शेख रशीद साहब पॉलिटिशियन बाज़ औक़ात दबाव में चीज़ें इमेजिन भी तो करते हैं कि नहीं, या आपको लगता है कि हमें संजीदगी से लेना चाहिए इसको? नहीं, बात यह है कि जो FIRs उन पर दी गई हैं ना, 4 टोटल FIRs हैं, 2 एक कराची और एक क्वेटा, एक इस्लामाबाद और एक मरी। तो एक वकूए के ऊपर एक FIR वो बनती थी। तो जैसे उनको इन्वेस्टिगेशन उनकी की जा रही है और जिस तरह से उनको रखा जा रहा है और जैसे ट्रीट किया जा रहा है, C क्लास के अंदर उन्हें जो जेल है उसके अंदर रखा गया है, और वो 16 दफ़ा एक्स मिनिस्टर रह चुके हैं, तो जो उनके साथ ट्रीट किए जा रहे हैं, उनसे सवालात इस तरह के पूछे जा रहे हैं, तो उससे लगता आप जो हमदर्दियाँ जो हैं वो चेंज करें और आप कब इमरान खान को छोड़ें, क्योंकि इमरान खान तो ख़त्म होने वाला है और इमरान खान की पार्टी ख़त्म हो रही है, तो आप इमरान खान को छोड़ें और हम जिधर कहते हैं उस तरफ आप चले जाएं। सादिया, योर असेसमेंट, शेख रशीद साहब क्या वाकईतन इतने मरकजी लीडर हैं कि उनके ज़रिए इमरान खान की पार्टी के अंदर शिकस्त और रेख का बंदोबस्त किया जाए, हालांकि वो इमरान खान की पार्टी से उनका ताल्लुक भी नहीं? बिल्कुल सही। देखिए, एक तो ऑब्वियसली जो सियासतदानों की गिरफ्तारियां हैं, मैं उस चीज़ के हक में नहीं हूँ। ये जो उठा के मुकदमे बना दिए, कोई भी मुकदमा, गद्दारी का तो आजकल वैसे ही हम सीजन चल रहा है, किसी पे भी गद्दारी चल रहा है, लेकिन आज जरा थोड़ा जोर पकड़ा हुआ है दोबारा से। सो ये मुकदमे जो हैं, और उसमें इस पूरे प्रोसेस में तलत साहब हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों को अननेसेसरीली तौर पे हम हीरोज़ भी बना देते हैं। शायद वो सियासत में उस तरीके से उनका करियर ना हो, सियासत के अंदर शायद उनकी उतनी से ना हो, उतनी फॉलोइंग ना हो, लेकिन जब आप इस किस्म के काम करते हैं, हमारे सामने अभी रिसेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों की मिसालें हैं जिनके साथ हुआ है। हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान की सियासी हिस्ट्री रही है, जिन लोगों ने जो जमातें बनानी होती हैं, जिनको तोड़ना होता है, वो बनते आए। आपने खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हवाला दिया, तो इसमें मुझे कोई हैरत नहीं होगी। बट शेख रशीद साहब का ये कहना कि उनको कहा गया है, इस पे मुझे डाउट्स हैं। वो इसलिए कि क्योंकि अगर ऐसा ही होना तो अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा की बजाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर से ही ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं कि बात यहाँ तक ना आती। तो शेख रशीद साहब, सना, अगर मैं आपके पास आ पाऊँ, हमें सिर्फ इस वजह से इसको संजीदगी से नहीं लेना चाहिए, नीम संजीदगी से लेना चाहिए कि शेख रशीद इन्वॉल्व हैं जिनकी तारीख हमारे सामने है, या हमें इसको बहुत संजीदगी से लेना चाहिए अगर किसी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और एक शख्स जो है वो इस वक्त असीर भी है, वो ये बयान दे रहा है अपने लॉयर के सामने, कोर्ट के सामने, हाउ शुड वी टैकल इट, किस तरह रिस्पॉन्ड करें? गो अहेड। तलत साहब, मेरा ये ख्याल है बुनियादी तौर पर, बिकॉज देयर इज़ नॉट एन एक्सप्रेशन दैट आई कैन यूज टू दैट आई कैन यूज राइट नाउ टू टेल यू हाउ आई एम फीलिंग, बट ये जो मैंने आज पेट्रियट वाली पार्टी का जिक्र सुना, तो यू नो आपको पता होगा कि इमोजी होता है स्लो क्लैप, which means that wow, they're still at it.
एंड और वो अपनी आदत से मजबूर हैं। तो यहाँ तक तो मैं इस बात पे एग्री करती हूँ कि एक और पार्टी की जो है बुनियाद रखी जा रही है। और ये बात आई थिंक आपके प्रोग्राम पे मैं पहले भी कह चुकी हूँ, आपके नहीं तो किसी और के प्रोग्राम में मैं कह चुकी हूँ कि जिन्होंने पार्टियाँ बनानी हैं, जिन्होंने इस मुल्क को शरीफों और भुट्टों से आज़ाद करना है, वो अभी भी लगे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो पोलिटिकल हो जाएँ, आप जो मर्जी कर लें, ये मामला तो चलते रहेंगे। तो ये पार्टी की सरबराही के लिए अगर शेख रशीद साहब से को रब्ता किया गया तो मुझे उनकी अकल पे वाकई थोड़ा सा मातम करने का दिल भी चाह रहा है। शेख रशीद साहब इज़ ग्रेट इन द मीडिया, ही इज़ ग्रेट टू लुक एट एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट इन लाइफ, बट रियली पार्टी के सरबराह नो, आई डोंट थिंक सो। दूसरा ये जो ब्रोमांस है इमरान खान साहब का और शेख रशीद साहब का, यू नो आई मीन आई डोंट थिंक वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है दोनों की आपस में कि उनकी पार्टी अगर वो रहेंगे तो उनकी पार्टी नहीं टूटेगी और वो चले जाएंगे तो उनकी पार्टी टूट जाएगी। तो आई डोंट बिलीव दैट एट ऑल। आई डोंट थिंक कि इनके कोई व्हाट्सएप से भी किसी को भी ज़रूरत होगी। आई थिंक शेख रशीद साहब के ऊपर दो बुनियादी तौर पर दो बातें हैं। एक उन्होंने बिलावल भुट्टो साहब के बारे में जो बात की है और एक दफ़ा नहीं की, बारहा की है। और उसके बाद जो संगीन इल्ज़ामात जरदारी साहब पर इमरान खान साहब ने लगाए, उन्होंने कहा उनके पास सबूत हैं, तो वो सबूत अब तक देने से कासिर हैं। अगर आपके पास सबूत हैं तो आप अगर जेल में हैं और अगर आपको सी क्लास में रखा जा रहा है, आपको तकलीफ है, तो आप ये कहते हैं कि यार आई स्टैंड बाय व्हाट आई सेड, दिस इज द प्रूफ आई हैव, और यू नो आई एम नॉट एंटाइटल्ड टू गिव यू दैट प्रूफ क्योंकि ये फलां का है, आप उससे जाके मालूम कर लें, मुझे ये पता है, तो ये केस खत्म हो जाएगा। मेरा तो यही ख्याल है। सो आई डोंट अंडरस्टैंड, आई थिंक इसको बहुत कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। ही इज रियली बिकमिंग अ डेकोरेटिव हीरो व्हिच आई डोंट वांट टू लुक टू मच इनटू। जरा नईम साहब से इसको एक और जावे से पूछ लेते हैं। अमूमन लॉयर्स जो है ना जी, वो सोबरिंग इफेक्ट लाते हैं और अपने क्लाइंट को बताते हैं जी कि ऑलरेडी आप ज़रा मुश्किल में हैं कानूनी तौर पर, तो आप अपने ज़ुबान के ऊपर भी काबू रखें और अपने बयानात पर भी काबू रखें। लेकिन हमने ये देखा है कि लीगल हाई मॉरल ग्राउंड लेते हुए जो वैसे पॉलिटिकल लो मॉरल ग्राउंड है उसके ऊपर ऑपरेट लोग करते रहते हैं। शेख रशीद साहब क्लासिक केस है, अभी इन्होंने जिक्र किया। स्टेटमेंट्स मैं नहीं दोहराना चाहूँगा, वो मेरे प्रोग्राम का मिजाज नहीं है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं कह भी दूंगा, आप उनसे बखूबी वाकिफ़ हैं। ये आप उनको एडवाइस देते हैं कि ये किस किस्म की गलाजत उगलते हैं, वो क्यों उगलते हैं, और ये सिर्फ उन तक महदूद नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं जिनके लीगल केसेस के ऊपर बहुत सारा एडिटोरियल लाइन जो है उनके हक में जाएगी, जब उनकी बातें सुनते हैं तो बंदा कहता है ये क्या बातें कर रहे हैं। आप उनको एडवाइस देते हैं कि यार ख्याल करें। मैं इसके ऊपर ना आपको दो चीज़ें बताऊंगा। पहली चीज़, मैंने उनसे इस हवाले से भी बात की कि ये चीज़ सारी चल रही है, तो डिटेल उन्होंने ये बताई कि जो इमरान खान साहब ने बयान दिया था कि मेरे ख़िलाफ़ जरदारी साहब ने जो है वो प्लान इस तरह से किया है, तो उस बयान के ऊपर ही शेख रशीद साहब ने सेम इसी तरह का बयान दिया, सोशल मीडिया के ऊपर कमेंट्स दिए, और इजहार जो राय है या कोई भी आपकी ओपिनियन है वो आपका हक है, वो आप दे सकते हैं, आइन जो है हमें इजाज़त देता है। तो फॉर एग्जांपल एक सिर्फ दो चीज़ें यहाँ सिर्फ लीगल करेक्शन, क्या ये एक प्रोटेक्शन है कि मैं किसी के इल्ज़ामात को, संजीदा इल्ज़ामात को, उसको एट्रीब्यूट करके चला दूं? क्योंकि बतौर सहाफ़ी जो हमें बताया गया जो कानूनी तौर पर कि अगर मैं किसी का इल्ज़ाम जो बड़ा संजीदा नौइयत का है दोहरा भी दूं तो मेरी लायबिलिटी कम नहीं हो जाती। देखिए, बात यह है कि उन्होंने ये कहा है कि जरदारी जो है वो साजिश उसने की हुई है और वो प्लान बना के बैठा हुआ है। ये एक आप उस तरफ से देखें कि एक बंदे की जान के ऊपर अगर कोई प्लान बनाया गया और उसको मीडिया के ज़रिए लोगों तक या आवाम तक मैसेज पहुंचाया जा रहा है कि ये चीज़ होने जा रही है, तो वो एक उस सेंस में आप देखें कि एक पहले से एक काम होने लगा है। ये एक साजिश जो है वो जरदारी साहब की तरफ से हुई है, बजाय ये कि जरदारी के ऊपर साजिश हुई है, मफरूज़ा है कि कत्ल का प्लान बनाया है, संजीदा इल्ज़ाम है और एक शख्स जो है वो उसको दोहरा रहा है जी, सो लायबिलिटी उनकी कम तो नहीं होती। देखें, उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने ये बयान दिया है और उस बयान के ऊपर ही ये बयान दे रहे हैं क्योंकि इनकी एफिलिएशन उनकी पार्टी के साथ है, तो ये उस बयान के ऊपर ही दोबारा बयान दे रहे हैं। देखें, बात यह है कि मैं इसके हवाले से आप थोड़ा सा आपको बता दूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट मोहसिन तरक्यानी के पास मैंने जो है वो एक रिट पटिशन फ़ाइल की जिसमें मैंने ये कहा कि मरीम औरंगज़ेब, राना सनाउल्लाह और जो हैं फजल रहमान और 3-4 और लोगों का, नवाज शरीफ इनका नाम लिया, तो मैंने कहा रिट फ़ाइल की, उसके अंदर ये लिखा कि ये इदारों के ऊपर बात करते हैं और जो हमारे जुडिशरी है, जुडिशल सिस्टम के ऊपर बात कर रहे हैं और ये इनके कमेंट्स हैं सोशल मीडिया के ऊपर और इनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। तो अदालत ने पहला जो मुझसे सवाल किया, उन्होंने कहा जी कि जो पटिशनर बना है वो कहाँ से उसका तल्लक है। मैंने कहा जी लाहौर से। कहते हैं फिर लाहौर जाएँ। मैंने कहा जी पटिशनर का ज़रूरी होना नहीं है कि वो लाहौर से हो, कराची से हो, जहाँ पे उसकी रेजिडेंस हो वो वहीं पे कर सकता है। फिर दूसरों ने सवाल पूछा, उन्होंने कहा जी कि ये तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में बात की गई है तो सुप्रीम कोर्ट जाएं। मैंने कहा उन्होंने जुडिशरी के बारे में बात की है। So what is your point? आपको पॉइंट क्या है? और मेरा पॉइंट इसमें यह है
कि वो एटलीस्ट मेरी जो पटिशन है वो खारिज होगी इस बेस के ऊपर कि आपका तलक वास्ता नहीं, आपका तलक। ये जो FIR दी गई है इसमें कंप्लेनेंट कौन है? एक पीपल्स पार्टी का इस्लामाबाद का एक वर्कर। तो बात यह है कि जरदारी के बारे में कमेंट्स दिए गए हैं, तो ये मामा लगता है जरदारी का जो पार्टी का लीडर कमाल हो पार्टी। मैं वही बात कर रहा हूँ कि मैं इस मुल्क का शहरी हूँ, मैंने एप्लीकेशन दी है कि ये मेरे इदारे हैं, इनके खिलाफ तौहीन की गई है, इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। इसी तरह का उसने एप्लीकेशन दी है कि जरदारी साहब के बारे में बात की है। जरदारी साहब ने इमरान खान को नोटिस भेजा है डेफेमेशन का, जो एक प्रोसेस है। अगर किसी के बारे में सोशल मीडिया के ऊपर आप बात करते हैं, इस पे देखिए आपका जो सवाल तो बड़ा पर्टिनेंट है, और क्योंकि नईम साहब खुद लॉयर हैं, और हमारे मुल्क में क्या किसी भी शख्स को करें इदारों की तौहीन, कोई शख्स की कोई इज्जत नहीं है, कोई वक़ार नहीं है, कोई तौकीर नहीं है, जिसका जो दिल करता है किसी के बारे में कैंपेन उठा दें, चला दें, सोशल मीडिया पे हो। और ये शेख रशीद साहब अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह बकौल उनके कि उनको सरबराह एक नई जमात का के तौर पे भी तस्वुर किया जा रहा है। तो इतने गलीज जुमले बिलावल के लिए, किसी और के लिए, और शेख रशीद साहब वाहिद इंसान नहीं है, और भी बहुत लोग हैं जो तरह तरह की बातें आकर इसी तरीके से करते हैं। सो हमारे मुल्क में कोई डेफेमेशन के कोई लाइबल, कोई कुछ भी नहीं है, किसी को कुछ नहीं पूछा जाता है। अब अभी भी आप देख लें कि वो रुके तो नहीं है, अभी भी उनके जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं उसमें बिलावल के हवाले से इसी तरह के बयान दे रहे हैं, उस पर कोई पूछता ही नहीं। ये इस पॉइंट पे मैं सना अगर आपके पास आऊँ कि ये जो रवैया बन गया है, हमने देखा उनको वो हथकड़ियाँ भी लगी हुई हैं और सिगार भी मयसर उनको है। सी क्लास में सिगार उनको मिलता है कि नहीं मिलता? देखिए हमारी तो एप्लीकेशन हमने दी है, हमारी तो मुलाकात नहीं की गई, बल्कि फैमिली में से एक राशिद शफीक हैं जिनकी मुलाकात वहाँ पे। लेकिन चलिए इमेज उनका है कि जी मैं तो बड़ा तड़ में हूँ और मेरी क्या बात है, और सिगार भी पी रहा हूँ और बिलावल के बारे में बात कर रहा हूँ। ये जो इमेज है, एक तरफ हाई मॉरल ग्राउंड लीगल और दूसरी तरफ लो कमेंट, जरा इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा। सना गो अहेड। मुझे तो ताला साहब सिर्फ इतना है कि शेख रशीद साहब ने जो फरमा दिया है कि जेल उनका ससुराल है, और जो ये हथकड़ी है वो उनका जेवर है, और मतलब मैके में वो रहना नहीं चाहते, ससुराल में। आई थिंक ऑल वी नीड इज नॉट बी इंट्रोड्यूस टू द इन-लॉज एंड द ब्राइड। आई थिंक वो भी अगर बता दें तो दैट वुड बी ग्रेट, तो वी वुड नो वेयर दिस ऑल दिस इज लीडिंग। बट आई एम जस्ट सेइंग कि अगर तो आपने इसको डेकोरेट करना है कि देखिए जी आई एम सो अमेजिंग एंड यू नो मैं तो इतना अच्छा लगता है मुझे जेल, तो फिर वहाँ रहें, आराम से सुकून से रहें। फिर 2 हफ्ते की रिमांड मिले, 14 दिन की मिले, 90 दिन की मिले, क्योंकि हमने देखा है शायद काकान अब्बासी की 90 दिन की रिमांड थी। दैट फाइनली केम डाउन टू 83 days, बट ही डिडंट गेट एनी मोर रिलीफ ऑन दैट। आपने हसन फवाद साहब की भी गुफ्तगू आपके उस प्रोग्राम में मैंने देखी है। तो मैं कह रही हूँ कि ये जो इनको थोड़ा सा लीग वे मिल रहा है, यू नो, सो ऑब्वियसली ये दूसरों लोगों को तो नहीं मिला था। सो इस पर आफरीन पढ़ें और सुकून से बैठें, अपना सिगार पिएँ, और अगर ये बातें करना छोड़ देंगे तो इनकी रिमांड भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आज जज साहब ने जो फैसला दिया उसमें एग्जैक्टली ये लिखा भी है कि बिकॉज ही कीप्स रिपीटिंग एंड रीइटरेटिंग व्हाट ही सेड, जिसको हम गलत कह रहे हैं, जिसकी बुनियाद पे केस बना हुआ है, और वो बार बार वही रिपीट कर रहे हैं। सो अगर ही वांट्स टू बी लाइक शाइन इन द मीडिया एंड बी पॉलिटिकली जीरो, तो ही शुड कंटिन्यू एंड गो एट इट, बट देन डोंट लाइक, आपको फिर हमारी सिंपैथी की जरूरत नहीं है, आपको फिर सिर्फ दुआओं की जरूरत है, दवा की नहीं। ज़रा मैं सब आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगा इसी मामले को जो साजिद ने भी उठाया और सना ने भी जिसका जिक्र किया कि इदारों की तो चले इज़्ज़त और तकरीम है, तकद्दस है उनका, और आइन को तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करता है, लेकिन इनफरादी तौर पर इसमें जो फ़र्द इन्वॉल्व है वो कोई ऑर्डनरी फ़र्द नहीं है। वो पाकिस्तान का इस वक्त फ़ॉरेन मिनिस्टर है। जिस तरह चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि वो कोई इमरान खान कोई आम आदमी नहीं है, वो एक बड़ी पार्टी के सरबराह हैं और एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये जुमलाबाजी, अच्छा मैंने ये भी देखा है, चाहे वो गिल साहब हों, चाहे वो फवाद चौधरी हों, ये जो तजलील वाला और दूसरे को बिल्कुल रगेदना, उसको मट्टी करना, इसमें कोई पकड़ नहीं हो सकती। मतलब आम हालात में हम तो गांव से तलक है ना, ये अगर ऐसा हो जाए तो इस पर तो ज़ाती तो आपको पता दुश्मनियाँ नस्लों चलती हैं। फिर देखिए पॉलिटिकल सारी सूरत हाल के अंदर पहले इमरान खान वज़ीर आज़म रहे हैं, तो उस टाइम के ऊपर भी इनकी तरफ से या पीपल्स पार्टी की तरफ से, नून लीग की तरफ से या दूसरी जमातों की तरफ से कमेंट्स राय वो होती है। दूसरी ये चीज़ रह गई कि ये जो बात शेख रशीद साहब ने की है, जिसके ऊपर उनके ऊपर FIR दी गई है, वहाँ पे लफ्ज़ साजिश का इस्तेमाल किया गया है, मुआशरे को उकसाने के बारे में किया गया है कि 2 पार्टियों को उकसाया गया है। आप मुझे एक जवाब दे दें कि पूरे पाकिस्तान में किसी जगह के ऊपर कहीं पे प्रोटेस्ट हुआ हो, कहीं पे कोई ऐसी जो इंस्टिगेशन जो है हुई हो जिससे लोग आपस में अफरा तफरी और लोगों में लड़ाई हुई हो, कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ। इसके ऊपर अगर कल कोई इम्कान की मैं बात करें, कल कोई
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जियाला शेख रशीद साहब के इल्ज़ाम के पेश नज़र तैश में आके आसिफ अली जरदारी पर एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर दे, ये प्रोवोकेशन नहीं होगा? वो कहे कि जी इतना बड़े बंदे ने कहा है और मेरे लीडर के साथ ये करने वाला, ये प्रोवोकेशन नहीं होगी? तो हंगामा चाहिए कि आपको सड़क के ऊपर, ये जो जहन के अंदर इंतशार है उस पर कोई फोकस नहीं। मेरा इस पर सिर्फ एक ही जवाब है कि आसिफ अली जरदारी ने अगर बयान उसने कोई प्लान नहीं किया हुआ, ठीक है जी, तो उससे पूछा जाए, पुलिस उस पर इससे इन्वेस्टिगेट करे और पूछे कि क्या उसने तो कोई वो लगा रहे हैं ना, नहीं इल्जाम तो आपके उन्होंने कहा है कि हमें पता चला है मुख्तलिफ सोर्सेज से, तो उसकी जस्टिफिकेशन जो है जिस पे इल्जाम लगे वही वजाहत करें। अगर आप ये तो आप नैब का कानून जो इल्जाम लगा दिया और आपके जरदारी साहब आप आके बताएं आपने कत्ल की साजिश की या नहीं की, मतलब ये तो आई थिंक अजीब सी बात हो गई ना। जिन्होंने इल्जाम लगाया वो बताएं उनके पास क्या शवाहिद है, क्या सबूत है, आप उसको किस बुनियाद पर। देखिए शेख रशीद साहब के ऊपर जो लगा गया है ना, FIR जो दी गई है, उसमें FIR बनती नहीं है उनके ऊपर। फॉर एग्जांपल किसी की कोई डिफेम हुआ है या किसी को FIR बनती नहीं है, लेकिन आसिफ अली जरदारी पे लाजिम है कि वो जो शेख रशीद ने इल्जाम दोहराया है उसकी वजाहत दें। आपने लॉ को तो फॉलो करना है ना जी, को मंतक को भी फॉलो कर लें। डेफेमेशन सूट बनता है इसके ऊपर, ठीक है, डेफेमेशन सूट तो अच्छा जरदारी साहब बनता है जी। देखें ना, जरदारी साहब जो है, जरदारी साहब ने इमरान खान को नोटिस भेजा है कि आपने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया, तो आप इसका जवाब दें। तो ये एक तरीकाकार। अच्छा ज़रा इस पे साथ एक टुवर्ड्स द एंड अगर मैं इसको कंक्लूड कर पाऊँ तो इनका मानना यह है कि शेख रशीद साहब जो कानूनी मामलात में उलझाए गए हैं और सियासी उससे फ़वायद हासिल किए गए हैं, लेकिन ये जो कल्चर है इल्ज़ाम लगाकर दूसरों को कहना कि आप साबित करें, आप करप्ट हैं, आप साबित करें करप्ट नहीं है, आपने कत्ल की साजिश की साबित करें, आपने नहीं की, बिल्कुल ठीक है। इसकी असेसमेंट आप जरा करके दें। मैं ये कह रही हूँ, मुझे तो बड़ी हैरत हुई है इसी बात पे कि आप जरदारी साहब पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं और आप कह रहे हैं आप आ जाएं, आप बता दें कि आपने कत्ल की साजिश किया या नहीं किया है। भाई यहाँ पे जिसका जो दिल करता है, मैं तो ये मेरा सवाल, मुझे इशू इस चीज़ से कि जो खड़ा होता है शख्स वो अपने आप को सियासी लीडर के तौर पर पोर्ट्रेट करता है, उसको पता है कि 4 लोग मेरे फॉलोअर्स बन गए, जिस पे जो इल्ज़ाम लगाने लगाते हैं, जो कैंपेन चलानी है चला दें। और आपने बिल्कुल सही कहा कि ये नहीं है कि सड़कों पे या चौकों पे आके आपने लोगों का मजमा इकट्ठा करना है, लोग मार धाड़ करेंगे तो ही आप उकसा रहे हैं लोगों को। आपका ये बयान, खान साहब की तरफ से भी बयान आना, ये खुद ही काफी है। ओके, अगर आप कंक्लूडिंग रिमार्क्स सना सो कंक्लूड कीजिएगा इसको, गो अहेड। मतलब क्या कंक्लूड करूं मैं ताला साहब, इसमें सवाल क्या है? इसमें सवाल यही है कि आप हुकूमत की ज़रा नाअहली के ऊपर फिर एक दफ़ा नज़रें ज़रा जमा लीजिए, क्योंकि मेरा तो ख्याल है इस पूरे केस में हम आपकी हुकूमत कहाँ हैं, आपके वज़ीर दाखिला कहाँ हैं, आपके एक साबिक सदर पर इल्ज़ाम लग रहा है और ये उन्हीं पर मुनहसर है कि वो अपना केस करेंगे, अपना वकील लगाएंगे और फिर FIR कटेगी और कोई उनका मरी में बैठ के उनका जो जियाला है वो FIR काटेगा और उसके बाद उस पर अमल दरामद होगा। मतलब इस वक्त हुकूमत कहाँ है? हुकूमत एक आदमी दूसरे आदमी पर इतना संगीन इल्ज़ाम लगा रहा है। इस मुल्क में गद्दारी पर, इस्लाम के नाम पर बहुत सारे कत्ल हो चुके हैं और जरदारी साहब और भुट्टो साहब, बिलावल भुट्टो साहब को वैसे भी धमकियां मिलती हैं और टेररिस्ट तंजीमों से उनके प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर यहां तक कह देना किसी आदमी का कि नॉर्थ वजीरिस्तान में उसने 2 लोगों को पैसे भी प्रोवाइड कर दिए हैं जिसके बाद ये एक्शन जो है वो होगा और मुझे मार दिया जाएगा, और अगर मुझे मार दिया गया तो ए मेरे अवाम, मेरे नौजवानों, मेरे पाकिस्तानियों, तुम बदला ले लेना। तो पॉइंट ये है कि इस मुल्क को जिस सिमत में ये लेके जा रहे हैं, क्या हमारे शहबाज शरीफ साहब को नहीं नजर आ रहा? क्या हमारे वजीर दाखिला जो है, जो हर चीज को बड़े गौर से देख रहे होते हैं कि किसको पिक एंड चूज करके जेल में डालना है, किसको पिक एंड चूज करके जेल में नहीं डालना, जेल भरो तहरीक के लिए उनके पास एक अपना अलग प्लान है कॉम्बैट करने के लिए, रबर पैलेट्स उनके पास पहले मौजूद थी, यू नो ही सीम्स लीस्ट पर्टर्ब्ड बाय एनीथिंग। तो मेरा तो ये ख्याल है कि हुकूमत को जो जोड़ने की जरूरत है कि भाई कहीं आपको भी बोलना है, कहीं आपको भी कुछ करना है। मतलब कल वो मरियम साहिबा एक शाह महमूद कुरैशी साहब की स्टेटमेंट पे आज जलसे पे कह रही थी कि बड़ा अच्छा हुआ, बहुत शुक्रिया आपका शाह महमूद कुरैशी साहब। मतलब मैं अगर हुकूमत में होती तो मैं तो FIR दर्ज करती कि आपने मतलब एक आप मान रहे हैं आज के ना अहल करार दिया है किसी गलत बुनियाद पर, एक गैर आईनी इकदाम हुआ है, तो चलें जी FIR काटे और पूछे, ब्रिंग इमरान टू कोर्ट कि किसने किया था और कौन इसका बेनिफिशियरी था। तो मैं कह रही हूँ ये हुकूमत को और आप तो नहीं कर सकते। बाय द वे वो आज इल्जाम जरदारी साहब से हट के एजेंसी और फौज पे भी आ गया जी, वो शिफ्ट होता रहता है जी, गोल पोस्ट जिस तरह शिफ्ट होती है, जो इल्जाम भी शिफ्ट होता है। सना, सादिया, नईम साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। ट्रेंड्स एंड ट्वीट्स नाज़रीन, ट्रेंड्स तुम हटाओ हम लाएंगे इमरान मुसलसल ट्रेंड कर रहा है, जिससे आपको पता चलता है कि इमरान खान की टीम कितनी एफिशिएंसी के साथ काम कर रही है और कितना ख़तरा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहीं इमरान खान को डिस्क्वालीफाई ना किया जाए। तो एक सोशल मीडिया के अंदर आपको इमरान खान के हवाले से
जहन साजी भी की जा रही है कि ये इम्कान है और हम उसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल देंगे। ये मुसलसल चल रहा है। टर्की सीरिया अर्थक्वेक भी ट्रेंड कर रहा है। आज मरीम नवाज़ हज़ारा गई, वहाँ पे जाकर उन्होंने तकरीर की, तो हज़ारा की आवाज़ मरीम नवाज़ ये भी ट्वीट ट्रेंड कर रहा है। असद उमर भी ट्रेंड कर रहे हैं, चीफ ऑफ आर्मी साहब भी ट्रेंड कर रहे हैं। जो हमने आपके लिए बहरहाल ट्वीट्स सेलेक्ट किए हैं उनमें से एक तो डिलीट हो गया। कामरान खान ने ट्विटर के ऊपर ये बयान जारी कर दिया कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर इज़ इन द यूएस फॉर टॉक्स ऑन स्ट्रेटेजिक डिफेंस इश्यूज़। उन्होंने बताया कि वो कब लंदन से डीसी पहुँचे, फिर उन्होंने तस्वीर भी लगाई जो मुबैना तौर पर आर्मी चीफ की मुलाकातें उनके ख्याल में हुई, और उसके बाद उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया क्योंकि ये फेक न्यूज़ थी। DGISPR की तरफ से बयान जारी किया गया कि there have been baseless speculation on social media that COS is visiting the USA. It is categorically stated that COS is on an official visit to UK from 5th to 10th February in connection with 5th Pakistan-UK Stabilization Conference। तो वाज़े हो गया कि आर्मी चीफ अमेरिका में हैं ही नहीं, मुलाकातों का तो सवाल ही नहीं होता, वो तो मौजूद हैं UK के अंदर, जहाँ पर रीज़न भी बता दी गई। इसी तरीके से जो मोहतरम जज साहबान हैं उनके हवाले से एक ट्वीट आया। पंजाब के अंदर अब आपको PSL का एक माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से ये डिमांड आई कि जी जज साहबान की फैमिलीज़ के लिए स्पेशल बंदोबस्त किया जाए। PSL की ओपनिंग सेरेमनी जो है उसको उन्होंने देखना है और प्रोटोकॉल वगैरह, और इसके साथ एक लेटर भी अटैच किया गया। उसके बाद पता ही चला कि बड़ा सोशल मीडिया पर शोर मचा है और ये विड्रॉ कर लिया गया, और अब कहा गया कि जज साहबान जो हैं उनकी फैमिलीज़ ख़ुद टिकट ख़रीदेंगी और ख़ुद प्रोटोकॉल के बगैर वहाँ पर मैच जाके देखेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में जो रेप्यूट है वो काफ़ी डैमेज हुई है। इसके अंदर जो कुछ कहा गया सोशल मीडिया पर डिबेट में वो हम दोहरा नहीं सकते। बाल मतील अजा ने रिपोर्ट किया कि अब जो 30 VIP पासिस लेने चाह रहे थे वो नहीं लेंगे, और अब जज साहबान जो हैं ख़ुद टिकट ख़रीदेंगे ऑन देयर ओन। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि ये उस वक्त हुआ कि जब ये सोशल मीडिया पर ख़बर लीक हुई उस लेटर के साथ, जिसके अंदर लिखा हुआ था कि जज साहबान किस किस्म की मराद PSL की ओपनिंग सेरेमनी के लिए मांग रहे हैं।